ओ, आप लोग आ गए। दोस्तों, मुझे ना ऑनलाइन शॉपिंग सही नहीं लगती। बार्गेनिंग का कोई चांस ही नहीं होता। वो जो दाम बोले उस दाम पे खरीद लो। ऐसा कैसे होता है? आईपीएल के प्लेयर खरीदने में भी भावताल होता है, तो यहां जूते खरीदने के लिए क्यों नहीं? और एक तो कोई भी कुछ भी बेच देता है। उस दिन मैंने देखा कि एक इंसान 10 रुपए के नोट बेच रहा था, वो भी 50 रुपए में, और वो भी नकली। पर क्या आपको पता है कि ह्यूमन हिस्ट्री में एक पॉइंट ऐसा भी था जब इंसान प्रोडक्ट के बदले पैसे नहीं, प्रोडक्ट ही देते थे। हां, ये कैशलेस वाली बात अभी नहीं आई, उस जमाने में भी थी। तो मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसी ही कैशलेस इकोनॉमी में। ये कैशलेस इसलिए नहीं थी कि उस समय डिजिटल करेंसी थी। इनफैक्ट उस समय करेंसी या कॉइनेज का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, और उस समय बार्टर सिस्टम था। आज आप जानेंगे इस इकोनॉमी के बारे में आपके अपने हिस्ट्री एजुकेटर अभिषेक श्रीवास्तव के साथ। सो फास्टन योर सीट बेल्ट, थिंग्स आर अबाउट टू अनरावल। वेलकम टू दिस जर्नी, वी आर गोइंग टू टाइम ट्रैवल। हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर योर यूपीएससी। पर बहुत लोग हिस्ट्री पढ़ते वक्त या तो बोर हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने सारे ईयर्स, नाम, इवेंट्स, किसने क्या किया, क्यों किया। बट अब ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कॉज मैं आपको सिखाने वाला हूं हिस्ट्री एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो खैर, पिछले एपिसोड में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात की थी, अर्बनाइजेशन की बात की थी, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना, देखना ना भूले। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, जिसमें पहाड़ भी थे और समंदर भी, जिसमें प्लेन्स भी थे और नदियां भी। जिस जगह की खास बात यह थी कि यहां फूड रिसोर्सेस अब बहुत सारे थे। इनफैक्ट फूड सरप्लस होता था, जिस वजह से लोगों को खाने की कमी अभी नहीं होने वाली थी। अर्बनाइजेशन का यह सबसे बड़ा कारण था। फूड रिसोर्सेज में डाइवर्सिटी भी थी, क्रॉप्स, एनिमल्स, फिशेस, यहां सब कुछ था। यानी जब टमाटर ना मिले तो अंडा खा लो, अंडा ना मिले तो फिश खा लो। मतलब कोई मां जबरदस्ती बच्चे को करेला नहीं खिला सकती थी। अभी इंडस रीजन उतना फर्टाइल यानी उपजाऊ नहीं है, लेकिन उस समय में पेड़ पौधों और फ्लड्स के चलते जमीन काफी फर्टाइल होती थी, और इसीलिए हड़प्पा के लोगों के लिए खेती बहुत इंपॉर्टेंट थी। खेती और ट्रेडिंग में बढ़त आने की वजह से ही सिविलाइजेशन में सब कुशल मंगल था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नवंबर में खेती के लिए बीज बोना शुरू कर देते थे, और फसल की कटाई अप्रैल में होती थी। खेती के लिए लकड़ी और पत्थर के टूल्स का इस्तेमाल होता था। मैच्योर हड़प्पा में टेराकोटा एंड लकड़ी के टूल्स थे, लेकिन मॉडर्न टेक्निक्स जैसे कि कनाल, इरिगेशन एब्सेंट थी। अगर खेती की बात की जाए तो गेहूं और बार्ले की सबसे ज्यादा खेती होती थी। साथ साथ लोग राई, मटर, तिल, सरसों, बेर की खेती भी करते थे। मोहनजोदाड़ो में कपड़े के टुकड़े भी मिले थे, जिससे यह पता चलता है कि लोग कॉटन की खेती भी करते थे। सिंस कॉटन सबसे पहले यहां प्रोड्यूस किया गया था, तो ग्रीक लोग आज भी इसे सिंडोन कहते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन जैसी जगह पर अनाज को ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता था। शायद लोगों से टैक्स के तौर पर अनाज लिया जाता होगा, और वो फिर इमरजेंसी के टाइम इस्तेमाल किया जाता होगा। जैसे कि आज एफसीआई बफर फूड स्टॉक रखते हैं, वैसे ही अनाज के अलावा हड़प्पन लोग एनिमल्स और फिश भी खाते थे। उनके लिए घर की मुर्गी लिटरली दाल बराबर थी। खेती के साथ साथ लोग बड़े पैमाने पे पशुपालन भी करते थे। उस जमाने के लोग कैटल्स, गोट्स, शीप्स, पिग्स, इन सबको डोमेस्टिकेट करते थे। भारी सामान उठाने के लिए ऊंट पाले जाते थे। कैट्स और डॉग्स को पेट्स की तरह रखना भी उस जमाने से शुरू हुआ था। थैंक गॉड उस समय इंस्टाग्राम नहीं था। घोड़ों की डोमेस्टिकेशन पे बहुत सवाल उठते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि हड़प्पा में घोड़े थे तो यूपीएससी बुरा मान जाएगा, और अगर कहेंगे घोड़े नहीं थे तो घोड़ा बुरा मान जाएगा। तो छोड़ो घोड़ों की बातें। तो देखो, खाना तो अब इशू था नहीं, तो यहां के कुछ लोगों ने क्राफ्ट पे ध्यान देना शुरू किया। वो आर्टिफैक्ट्स बनाने लगे। अब ये बनाए आर्टिफैक्ट्स दूसरों को देने लगे और बदले में दूसरों से कोई और चीज देने लगे। इसे कहा जाता है बार्टर सिस्टम, और इसी के साथ शुरू होती है ट्रेडिंग। तो अब बात करते हैं इन आर्टिफैक्ट्स की।
तो वो कौन से ऐसे आर्टिफैक्ट्स थे जो उस समय लोग बेचते थे? हड़प्पा में बड़े पैमाने में अलग अलग तरह के क्राफ्ट आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिनकी कारीगरी काफी ऊंचे दर्जे की थी एज कंपेयर टू द सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स जो हड़प्पा के पहले आई थी। कई सारे क्राफ्ट्स और आर्टिफैक्ट्स सिरेमिक के बने थे। हाँ, वही मटेरियल जिससे कप प्लेट बनते हैं और जो टूटने से मम्मी ऐसे चिल्लाती हैं एज इफ वो वर्ल्ड कप हो। हड़प्पन्स कमजोर सिरेमिक्स नहीं बनाते थे। Ceramics includes all items involving the heating of clay such as bricks, terracotta and fans. हड़प्पा में पाए गए मिट्टी के बर्तन बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनते थे। जिन भट्टियों में ये बर्तन बनते थे वो मोहनजोदारो, हड़प्पा, नौशारो, चन्हुदारो इन जगहों पर पाई गई हैं। कई सारी मिट्टी के बर्तन व्हील पे बनाए जाते थे। इनफैक्ट टिपिकल हड़प्पन पॉटरी बहुत अलग होती थी। वो बहुत मजबूत, पतले और व्हील मेड होती थी। इसके ऊपर रेड स्लिप और ब्लैक कलर की डिजाइन भी होती थी। लाल कलर देने के लिए लोग गेरू का इस्तेमाल करते थे। पॉलीक्रोम पेंटिंग्स बहुत ही रेयर होती थी इस समय पे। इन पॉटरीज को सजाने के लिए भी अलग अलग पैटर्न यूज होते थे, जैसे कि सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, फिश के स्केल्स, पीपल के पत्ते, सर्कुलर पैटर्न्स और कभी कभी ह्यूमन फिगर्स भी। पॉटरी के साथ साथ लोग बीड्स ही बनाते थे। वैसे तो बीड मेकिंग बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन हड़प्पा के टाइम पे नए सामान और तरीके इस्तेमाल हुए। शायद हड़प्पन टेक सेवी थे। हड़प्पा में बीड्स स्टेटाइट, अगाते, कार्नेलियन, लैपिस lazuli, शेल, टेराकोटा, गोल्ड, कॉपर और सिल्वर के बनते थे। सेमी प्रेशियस स्टोन्स में होल बनाने के लिए एक सिलेंड्रिकल ड्रिल यूज किया जाता था। यह स्पेशल ड्रिल एक मेटामॉर्फिक पत्थर से बनाया जाता है। इस पत्थर को बहुत गर्म करने के बाद तब यह ड्रिल बनता था। इस मटेरियल को अनस्टाइन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज अर्नेस्ट जेएच मैके ने की थी। हड़प्पा के लंबे बैरल वाले सिलेंड्रिकल बीड इतने फेमस थे कि वो मेसोपोटामिया में भी मिले हैं। चन्हुदारो और लोथल में बीड्स बनाने के कारखाने पाए गए। डेली इस्तेमाल होने वाली चीजों के अलावा पत्थरों और मेटल से बनी मूर्तियां भी हड़प्पन साइट पे पाई गई हैं। मोस्टली तो ये मूर्तियां काफी छोटी होती थी, लेकिन इस पर की गई कारीगरी बहुत ही सुंदर और डिटेल्ड होती थी। इसमें से एक मूर्ति मोहनजोदारो में मिली थी, जिसको मार्टिमर व्हीलर ने प्रीस्ट किंग का नाम दिया है। ये एक आदमी की मूर्ति थी जो मेडिटेट कर रहा था और उसके कपड़े प्रीस्ट जैसे थे। इसकी बात हमने पिछले वीडियो में भी करी है। मोहनजोदारो में एक ब्रोंज की मूर्ति पाई गई थी, जिसको जॉन मार्शल ने नाम दिया था डांसिंग गर्ल। अब ये मूर्ति डांस तो नहीं कर रही, बट जॉन मार्शल ने बोला है तो मान लेते हैं। ये मूर्ति लॉस्ट वैक्स मेथड से बनी थी। इस तकनीक में पहले वैक्स से मूर्ति बनाई जाती है, जिसे क्ले से ऊपर कोट किया जाता है, पर एक होल छोड़ दिया जाता है। फिर जब क्ले जो है भट्टे में गर्म होता है तो वैक्स पिघल कर निकल जाती है और हमें मूर्ति के क्ले का ढांचा मिल जाता है। और फिर इस ढांचे में पिघला हुआ ब्रोंज डाल के मूर्ति बनाई जाती है। ये टेक्निक इतनी एडवांस थी कि इंडिया की कई जगहों पर आज भी इसका इस्तेमाल होता है ना कमाल की बात। वैसे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है, लेकिन यहां ब्रोंज से ज्यादा कॉपर यूज होता था। इससे बर्तन, स्पेयर्स, चाकू, एरोहेड्स, कुल्हाड़ी, फिश हुक्स, सुई, अंगूठी और जाने क्या क्या कंगन वगैरह भी बनते थे। कॉपर समझ लो उस टाइम का प्लास्टिक था। हड़प्पा में कॉपर की 16 भट्टियां पाई गई थी। इसके साथ ही लोथल में भी कॉपर की दुकानों के आसार मिले। ऐसा शायद इसलिए होता होगा क्योंकि हड़प्पन्स को कॉपर तो राजस्थान के खेतरी माइन से मिल जाते थे, पर टिन अफगानिस्तान से लाना पड़ता था। अब लोग कॉपर के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे तो गोल्ड और सिल्वर के लिए सोचो क्या क्या करते होंगे। उस जमाने में भी गोल्ड और सिल्वर को बहुत डिमांड किया जाता था। हड़प्पा में गोल्ड और सिल्वर के नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स, ईयररिंग्स ये सब पाए गए। लोथल के पास 2 मेटल ऑब्जेक्ट्स मिले थे जिसमें 39% एंड 66% आयरन था। शायद गुजरात के आसपास वाले हड़प्पन्स आयरन का भी इस्तेमाल करते थे, बट सर्टेनली आयरन और एक्सट्रैक्शन एंड सेपरेशन की टेक्नोलॉजी वाज नॉट डेवलप्ड। उन्होंने आयरन से डिफेंसिव वेपन्स बनाए थे। इन मेटल ऑब्जेक्ट्स को, इनफैक्ट इन सारे ही मेटल ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही प्रेशियस मानते थे और इसीलिए इन्हें छुपा के रखा जाता था।
मोहर, मोहर मतलब सील्स। सील्स बनाना हड़प्पन्स की एक और विशेषता थी। सील्स या तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर शेप के होते थे। सील्स के साइज जनरली 2.4 सेंटीमीटर के या फिर बड़े सील्स 6.35 सेंटीमीटर के होते थे। ज्यादातर सील्स स्टेटाइट के बनते थे और कुछ कुछ सिल्वर, फैंस और कैल्साइट के भी बने थे। यूनिकॉर्न फिगर वाले दो सील्स मोहनजोदारो से और कॉपर सोपस्टोन से बने सील्स लोथल में मिले थे। पत्थर की सील बनाने के लिए पत्थर को चाकू, चीजल और ड्रिल्स की मदद से शेप दिया जाता था। इस पे इंटैग्लियो कार्विंग की जाती थी, जो कि एक तरह की एनग्रेविंग है। इसमें इंप्रेशंस अंदर की साइड होते हैं। कई सील्स पे हाथी, यूनिकॉर्न, मगरमच्छ, रैबिट, एंटीलोप, इन सब के फिगर्स भी बने हुए होते थे। कई सील्स ऐसे भी थे जिसपे कोई फिगर नहीं, सिर्फ इंस्क्रिप्शन होता था। और कुछ तो पूरे ही ब्लैंक थे, पर किसी भी सील पर गाय का फिगर नहीं मिला है। और सबसे फेमस सील है पशुपति सील, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में और बात करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में पत्थर की कारीगरी भी एक बहुत जरूरी क्राफ्ट थी। हड़प्पा के कई साइट्स पे चर्ट ब्लेड्स पाए गए हैं, जो क्रेस्टेड गाइडेड रिज टेक्निक से बने थे। ये टेक्निक साउथ एशिया में 2000 बीसी या 3000 बीसी में सबसे ज्यादा यूज होती थी। हड़प्पा में पत्थर के हथियार सिंध के रोहड़ी पहाड़ों में पाए गए। हड़प्पा साइट्स पे टेराकोटा बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिला था। एनिमल और ह्यूमन फिगर्स और ना जाने और कितनी सारी टेराकोटा से बनी चीजें यहां मिली है। टेराकोटा के टॉयज भी यहां पे बहुत सारे मिले, जिससे यह पता चलता है कि यहां के लोग हैप्पी थे। यहां ज्यादा वॉर्स वगैरह नहीं होती थी। अब लड़ाई के बीच में कौन ही बच्चों को खिलौने देगा, तो उस जमाने में लोग टेराकोटा से बैंगल्स, बर्तन, फिगर्स, रिंग्स, पेंडेंट्स ये सब बनाते थे। वैसे लोग स्टोनवेयर के बैंगल्स भी बनाते थे, जो बहुत ही सख्त हुआ करती थी। ये बैंगल्स ब्लैक या ग्रे कलर की होती थी और उन पे कुछ लिखा भी हुआ होता था। अभी हड़प्पन हर चीज में इतने एडवांस थे, तो ऑब्वियसली फैशन में कहां पीछे रहेंगे। यस, हड़प्पन कॉटन और वुलन टेक्सटाइल्स बनाते थे। इस बात का पता हमें उन टेराकोटा की मूर्तियों से लगा जिसमें शॉल बनाई गई थी। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में यह लिखा गया है कि मेलुहा से वो लोग कॉटन इंपोर्ट करते थे, जो शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ इशारा करता है। मोहनजोदारो में तो कॉटन और वूल से बने कपड़े पाए गए हैं। उन कपड़ों को देख के पता लगा है कि उस टाइम पे चरखे का भी यूज होता था। हमें यह बात भी पता चली है कि हड़प्पन्स बोट बनाना भी जानते रहे होंगे। साथ ही साथ उन्होंने सॉलिड व्हील्स से कार्ड्स भी बना लिए थे। हड़प्पा की कारीगरी में वजन और नाप तोल करने के लिए भी साधन पाए गए और इनमें काफी हद तक स्टैंडर्डाइजेशन भी था। अलग अलग तौल या भार भी पाए गए थे, जो कि काफी सिस्टमैटिक थे। जैसे कि छोटे वैल्यू के वेट्स में बाइनरी सिस्टम और बड़े वैल्यू के वेट्स में डेसिमल सिस्टम पाए गए थे। एक शेल का तराजू मोहनजोदारो में मिला और एक आइवरी का तराजू लोथल में भी पाया गया है। डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेडिंग एक अर्बन इकोनॉमी का फीचर है और हड़प्पा में भी यह देखने को मिला था। ये सील्स, स्टैंडर्डाइजेशन, वेट से हड़प्पन्स के लिए ट्रेड का इंपॉर्टेंस पता चलता है। आपको लग रहा होगा कि 2000 साल तक हड़प्पन सिविलाइजेशन चला और एक बार भी डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मतलब उस टाइम पे कॉइनेज आया ही नहीं था, करेंसी थी ही नहीं। लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। हड़प्पा का अर्बन पॉपुलेशन रॉ मटेरियल और बाकी के प्रोडक्ट्स के लिए रूरल पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट थी और इस वजह से विलेज टाउन ट्रेड इंटर रिलेशनशिप शुरू हुई। कई बार कुछ स्पेसिफिक मेटल या स्टोन लोकली अवेलेबल नहीं होते थे, तो इसीलिए क्राफ्ट्समैन ये सारे प्रोडक्ट्स बाहर से लेकर आते थे। इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइमस्टोन से बने चर्ट ब्लेड्स, जो सुकूर और रोहड़ी से आते थे और सिंध में बिकते थे। कॉपर, जो कि आता था राजस्थान की खेतरी डिपॉजिट से। टिन हरियाणा के तोसम इलाके से आता था। बीड्स बनाने के लिए सारे स्टोन्स गुजरात से आते थे। गोल्ड कर्नाटका के कोलार इलाके से आता था एंड टिन केम फ्रॉम अफगानिस्तान। ये सारे तो हड़प्पा के इंटरनल ट्रेड्स थे, बट हड़प्पा तो लेकिन उस जमाने में भी फॉरेन ट्रेड्स होते थे।
इन ट्रेड्स के बारे में हमें दुनिया की उन जगहों से पता चला है जहां पर हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स जैसे कि बीड्स, सील्स, डाइस ये सब मिले। साउथ तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पर्शिया, ओमान, इन सब जगहों पर हमें हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स मिले। हड़प्पन्स ने एक ट्रेडिंग नेटवर्क ही बना लिया था जिसमें वो माकरान कोस्ट, डिलमुन और फिर बाहर की जगहों पर जाते थे। साथ साथ बलूचिस्तान से अफगानिस्तान तक ट्रेडिंग रूट हुआ करता था। और आपको अगर याद हो तो पिछले वीडियो में आपको मैंने कहा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक आइसोलेटेड साइट अफगानिस्तान के शॉर्तुगुई रीजन में पाया गया था, याद है? रिवाइज कर लो। हाँ, तो वो शॉर्तुगुई हड़प्पन्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल ट्रेडिंग पोस्ट था। वहां से कार्नेलियन वेस्ट एशिया को एक्सपोर्ट किया जाता था। वैसे हड़प्पन्स के मेसोपोटामियंस के साथ भी ट्रेड थे, बट मेसोपोटामियन ट्रेडर्स इसमें डायरेक्टली शामिल नहीं होते थे। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि जरूरत की सारी चीजें हड़प्पा में मिल ही जाती थी, फिर भी कुछ कुछ चीजें अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया इलाकों से हड़प्पा में इंपोर्ट होती थी। आत्मनिर्भर तो हम तब से ही हैं। तो इस तरह से ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी। आज हमने देखा कि हड़प्पा के लोगों ने कैसे खाना, आर्टिफैक्ट्स, फैब्रिक और कई सारी चीजों को ट्रेड करना शुरू किया, कैसे उन्होंने ट्रेडिंग नेटवर्क बनाया, कैसे वो डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ट्रेड्स करने लगे। पर इतने बड़े ट्रेडिंग नेटवर्क को कंट्रोल कौन कर रहा था? क्या ये सब देखने के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, या ये सोसाइटी के कॉपरेशन से हो रहा था, या ये एक कल्चरल नॉर्म बन गया था? ये तो मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ। टाइम ट्रैवल सीरीज एक कोशिश है अनअकैडमी की तरफ से, जिससे यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लाइफ थोड़ी आसान बन सके। इसी सेंटिमेंट को आगे बढ़ाते हुए आप अनअकैडमी ऐप पे मेरे सारे फ्री क्लासेस TT100 ये कोड यूज करके अनलॉक कर सकते हो। प्लस इससे आपको मेरे पेड लेक्चर्स में 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। याद रहे, द कोड इज TT100। TT यानी टाइम ट्रैवल और 100 यानी 100% प्रिपरेशन आपकी सक्सेस के लिए। Till then, like, share and subscribe and hit the bell icon for more videos. I've been your host Abhishek Shrivastava. Keep watching Time Travel where things unravel.